नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने इस वीडियो में बात करेंगे अपनी जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस लगा है साइंस का, उसके बारे में। और ये जो अपना नया सिलेबस है ये 2021-22 सेशन से स्टार्ट हो चुका है, यानी 21-22 सेशन ये पहला सेशन है जिसमें अपने आरबीसी के अंदर ये एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है। तो इसमें अपने जो पहला चैप्टर आता है वो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशंस अपने आता है और केमिकल रिएक्शंस है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन क्या होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी हमारे पास पदार्थ है, उसकी या तो अवस्था बदल जाए, क्या बदल जाए बच्चों, उसकी अवस्था बदल जाए, या फिर अपने बात करते हैं अवस्था के साथ साथ उसका रंग बदल जाए, कलर बदल जाए, रंग बदल जाए, या फिर अपने बात करते हैं उसके गुण धर्म बदल जाए। गुण धर्म में अपने उसकी जो भी कंवथनांक हैं, गलनांक हैं, ये सारे उसके जो गुण धर्म है वो बदल जाए, तो वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी हमारे पास क्या है बच्चों, ऐसे एक पेज है हमारे पास। अगर हम क्या करें, इस पेज को फाड़ दें बीच में से, अगर इस फाड़ कर इस पेज के 2 टुकड़े कर दें, तो ये भी क्या है, इसमें 2 नए पदार्थ बन गए, यानी परिवर्तन हुआ है, इसकी अवस्था बदल गई। सॉरी, अवस्था नहीं बदली, लेकिन इसमें से 2 नए पदार्थ हुए, यानी आकार बदल गया इसका। तो ऐसे पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसकी अपने अवस्था बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है, उसके गुण बदल सकते हैं, रंग बदल सकता है, ऊष्मा उससे मुक्त हो सकती है, उसका तापमान चेंज हो सकता है, वो सब परिवर्तन कहलाते हैं। और परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक परिवर्तन तो ये, हमने एक पेज लिया, ये साधारण कोई भी एक पेज लिया है, उस पेज को हमने फाड़ के क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए इसके। जब ये 2 टुकड़े हो गए, यदि हम इस दोनों टुकड़ों को आपस में चिपकाना चाहें तो चिपकाकर फिर से ये पेज बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये पेज लिया था हमने, इस पेज को जब हमने फाड़ा तो इससे 2 जो नए पेज के टुकड़े प्राप्त हो गए, तो इनके गुण बदल गए क्या? ऐसा हो गया कि इसमें लकड़ी के गुण आ गए, इसमें कोयले के गुण आ गए हो? नहीं, ये जो पेज के गुण है वही तो इन दोनों टुकड़ों में भी गुण होंगे ना। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ है उसके जो गुण धर्म है वो नहीं बदलते, उसकी अवस्था बदल सकती है, और उसके जो केमिकल गुण हैं या फिर रासायनिक गुण हैं वो नहीं बदलते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जो क्या हो, अस्थायी हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यदि ये परिवर्तन स्थायी होगा तो वो कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे हमने बात की, ये कार्बन अपने पास, ये ऑक्सीजन है, अगर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपने तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग होते हैं, और जो CO2 बन रही है उसके गुणधर्म इन दोनों से अलग होते हैं। तो जब गुणधर्म मूल पदार्थों से अलग हो, या ये दोनों अपने क्या हैं, अभिकारक हैं, यानी ये दोनों जो मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये जो बन रहा है ये क्या है, उत्पाद है। तो जब अभिकारकों के गुणधर्म उत्पाद से बिल्कुल भिन्न हो, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि अभिकारकों से एक नया पदार्थ बन जाए, उसको अपने क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जिस पदार्थ में होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ प्राप्त हो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये शायद आपको क्लास में भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी अपने लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा सा आपको कंटेंट दे रहे हैं ताकि आप इससे जुड़े रहें। आगे देखो, तो अपने डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि एक चीज़ देखना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन जरूर होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे अभी हमने बात की थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई तो इससे क्या बना, CO2 बना। क्या बना, CO2 ने कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है, नया पदार्थ। तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन और इससे CO2 यानी नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या बन रहा हो, नया पदार्थ बन रहा हो, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब देखो, यहाँ पर हमने लिखा है C+O2 लिखा था, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब लिखा था तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, CO2। तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये क्या है, अभिकारक हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जुड़कर या टूटकर एक नया उत्पाद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक
कहलाते हैं। या अपने दूसरा आता है उत्पाद की, ये CO2 क्या है, उत्पाद है। तो उत्पाद की अपने डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, उत्पाद की अपने डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी अपने कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जैसे अपने यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपने अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, अपने उत्पाद कहते हैं। ये अपने नोट्स हैं। अगर ये नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसकी लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं अपने, किसके, जो अपने रासायनिक अभिक्रिया हुई है उस रासायनिक अभिक्रिया के अपने एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं। और ये अपने चल रहे हैं बच्चों NCERT के अकॉर्डिंग। तो एक बात तो आपको पता ही है कि बोर्ड के एग्जाम में कभी भी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, तो अपने उसी हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण की बात करें तो भोजन का पाचन, यदि भोजन पच जाता है तो पचने के बाद उससे पुनः वो उत्पाद जो अपने अभिकारक वो प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है, लास्ट में हमारे शरीर के अंदर इससे ग्लूकोज बन जाती है। इससे क्या बन जाती है, ग्लूकोज बन जाती है। तो यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गई, ग्लूकोज बन गई, लेकिन ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है कि इस ग्लूकोज से वापस क्या बन जाए, कार्बोहाइड्रेट बन जाए। अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, अस्थायी होता, और अस्थायी जो भी परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, तो अपने शरीर में ऐसा नहीं होता। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल क्या होगा, भोजन का पाचन, क्योंकि जब भी भोजन का पाचन होगा इससे अपने एक नया उत्पाद बनता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं या प्रोटीन खा रहे हैं, तो अपने दाल खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन अपने खाते हैं तो प्रोटीन से क्या बनता है, लास्ट में अमीनो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, अमीनो एसिड बन जाता है। अब देखो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन जरूर बनाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं होती। वैसे हमारे शरीर में जब अपने भोजन जो खा रहे हैं उससे लास्ट में अमीनो अम्ल प्राप्त होता है और उससे विभिन्न एक अलग ही प्रकार की प्रोटीन का निर्माण शरीर में जरूर हो जाता है। लेकिन जिस प्रोटीन से ये अमीनो एसिड बने ना, उन अमीनो एसिड से वापस वही प्रोटीन नहीं बन पाती। तो अगर ऐसा हो जाता, इस प्रोटीन से अमीनो एसिड बने और इस अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बन गई, तब शरीर के अंदर पाचन नहीं हो पाता और अपने जो भी ऊर्जा की प्राप्ति है वो नहीं हो पाती। और वो परिवर्तन भी कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक नया उत्पाद बनता है। इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन, आपने श्वसन में देखा होगा कि श्वसन के अंदर क्या होता है, अगर हम कुछ गुण धर्म लेके चले ना रासायनिक परिवर्तन के, तो उसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखो श्वसन के अंदर आपने लास्ट में देखा था क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन क्या होता है कि अपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट सामान्य आपने देखा होगा, रोटियां खाते हैं अपने, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, धान खाते हैं, जो भी है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में विखंडन होता है, उस विखंडन को अपने क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और श्वसन के फलस्वरूप क्या मुक्त होती है, आपको पता होगा, श्वसन के फलस्वरूप अपने CO2 मुक्त होती है, साथ में H2O मुक्त होता है और साथ में एनर्जी मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ E का मतलब एनर्जी हो गया, तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ पर CO2 अलग ही उत्पाद बन रहा है, H2O जल अलग उत्पाद बन रहा है और एनर्जी अलग उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पर नए उत्पाद बनते हैं, इसलिए कैसा अपने अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। और नेक्स्ट बात करें लोहे पर जंग लगना, आपने देखा होगा लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहा कुछ हल्का हो जाता है, यानी उसके साइज में भी परिवर्तन आ जाता है, उसकी गुणधर्म भी आपने देखे होंगे लोहे के बदल जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें गुणधर्म बदल रहे हो या नया पदार्थ प्राप्त हो रहा हो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीता जल जाता है तो उसके अंदर भी क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। उसके बाद दही का बनना, आपने देखा होगा दूध को अपने क्या करते हैं, जावन देते हैं उसको, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं मारवाड़ी के अंदर दूध जमाते हैं तो उससे दही बन जाता है। तो दूध के गुणधर्म आपने देखे होंगे अलग होते हैं और जो दही बन रहा है उसके गुणधर्म इन दूध से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, यानी नए एक उत्पाद बन जाता है। तो वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। या फिर अपने बात करें जो भी लकड़ी है, लकड़ी का जलना, ये भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो एक अपने आता है, ज़्यादातर NCERT के अंदर ये निश्चित रूप से पूछा जाता है,
या तो जो अपने अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं, जो भी एग्जाम है, तो ये पॉपुलर एक क्वेश्चन है, वो निश्चित रूप से पूछा जाता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अपने कैंडल जिसको बोलते हैं, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये अपवाद ही मान सकते हैं आप। मोमबत्ती जब जलती है ना, तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसके अंदर दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी होंगे, केमिकल चेंज भी होंगे, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती इस प्रकार से होती है, ये मान लो मोमबत्ती, इसके अंदर बीच में क्या होता है, ये धागा होता है। जब ये बाहर वाला तो क्या है, मोम है, ये बाहर वाला तो क्या है, मोम है, और अंदर ये जो धागा है, जब अपने इस धागे को जलाते हैं तो ये धागा तो जलकर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, लेकिन ये मोम है, ये मोम पिघल जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस धागे को तो पुनः नहीं ला सकते, लेकिन ये जो मोम है, इस मोम से पुनः अपने मोमबत्ती बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एक साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन सा हुआ, इस मोमबत्ती के अंदर वाले धागे का जलना, और भौतिक परिवर्तन कौन सा हुआ, इस मोम का पिघलना। तो ये दोनों परिवर्तन होते हैं किसमें, मोमबत्ती के जलने में। ये भी बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट अपने आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। भी रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर बच्चों हमें कुछ न कुछ ऐसे प्रेक्षण देखने के मिलते हैं, या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, या फिर अपने ऐसे कर सकते हैं कुछ कुछ हमें अलग से उसमें दिखाई देता है। तो वे क्या क्या दिखाई देते हैं जिससे अपने पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होगा। अब ये नहीं कह सकते अपने कि जब अवस्था में परिवर्तन हो तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी, नहीं, लेकिन अपने ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपने बात करें, ये जो बर्फ़ है, अगर इस बर्फ़ को अपने गर्म करते हैं या फिर सामान्य तापमान पे रखते हैं तो इससे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ये बर्फ़ कैसी है बच्चों, ये बर्फ़ ठोस है। कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, यानी सॉलिड स्टेट में है। लेकिन इससे जो पानी बना ये कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर देखो ठोस से क्या बना, लिक्विड बन गया, अगर बर्फ़ को हम थोड़ा सा सामान्य तापमान पे रखते हैं तो। लेकिन यहाँ पर देखो बर्फ़ के जो गुण द्रव्य है वही पानी के गुण द्रव्य है। अगर हम इसका जो अणु सूत्र देखें बर्फ़ का तो वो H2O होता है, और यहाँ पर पानी का भी देखें तो क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना कि अगर ऐसा नहीं है कि जब अवस्था परिवर्तन हो रही हो तब रासायनिक परिवर्तन ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रेक्षण देखा गया है कि जब अवस्था परिवर्तन होती है तब रासायनिक परिवर्तन उसमें हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। आगे जब अपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसके अंदर यदि हम जिंक के टुकड़े डाल देना तो जिंक सल्फेट बनता है, और जो कॉपर सल्फेट का जो भूरा रंग है, ये अपने जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं इसमें क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है, या रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद तापमान में परिवर्तन। अभी हमने जो अपने श्वसन का उदाहरण दिया था कि श्वसन जब अपने क्या करते हैं, श्वसन होता है तो उसके अंदर लास्ट में ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, आपने कड़ी सुना होगा, सामान्य रूप से अपने दीवारों पर जो सफेदी करते हैं उसको कड़ी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम जो ऑक्साइड है उस कैल्शियम ऑक्साइड को अपने कली बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। यदि उसके अंदर हम क्या डाल दें बच्चों, जल डाल दें, जल डाल दें तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपने क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अपने जल डालते हैं तो एक सू सू की आवाज़ होती है, और जिस पात्र के अंदर कली डालकर हमने पानी डाला है उस पात्र को छूकर देखना बच्चों, वो पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन, यह भी एक इम्पोर्टेंट इसका प्रेक्षण है। गैस में भी परिवर्तन होता है, या फिर गैस का भी उत्सर्जन होता है। जैसे अपने बात करें तो यदि हम देखते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, या फिर धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे अपने HCl की अभिक्रिया करवा दें धातु के साथ, Zn के साथ अभिक्रिया करवा दें, किसकी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवा दें Zn के साथ, तो ये जिंक क्लोराइड बन जाए, ZnCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, H2 गैस मुक्त होगी। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर गैस भी मुक्त होती है, या गैस का भी उत्सर्जन होता है। ये आपने देख लिया।
अब देखो इसको प्रदर्शित अपने किस प्रकार करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। ये जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है, ये जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट है क्लास में। यहाँ तक बच्चों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो ये नोट्स, इस नोट्स की जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। सभी की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ठीक है बच्चों, अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।